तो चलिए आज की इस बेहतरीन चर्चा में शुरुआत करते हैं। एक ऐसी शानदार यात्रा जहां हम सिर्फ पैसे बचाने की आदत से आगे बढ़कर मार्केट को समझने और उसमें आत्मविश्वास के साथ उतरने की कला सीखेंगे। देखिए, पैसे को सिर्फ बैंक में रख देना ही काफी नहीं है। असल जरूरत इस बात की है कि उस पैसे को काम पर लगाया जाए, और बस यही वो पहला कदम होता है जहां एक सच्चे निवेशक की सोच जन्म लेती है। अब एक छोटा सा सवाल, क्या बैंक अकाउंट में बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ पैसा वाकई में अपनी कीमत खो रहा है? जवाब है हाँ। जब महंगाई यानी इन्फ्लेशन की मार पड़ती है तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। इस पर थोड़ा गौर करना जरूरी है। अगर महंगाई की दर मान लीजिए 10% है, तो किसी भी फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज उस महंगाई के सामने पूरी तरह बेअसर हो जाता है। पैसे की खरीदने की क्षमता समय के साथ लगातार कम होती जाती है। तो बिना सोचे समझे सिर्फ बचत करना एक तरह से अपने ही पैसे को धीरे धीरे डूबने देने जैसा हो सकता है। और यहीं एंट्री होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, एक जबरदस्त जादू। जरा इस फर्क को देखिए। अगर 25 साल की उम्र से सिर्फ 5,000 रुपये महीना 10% रिटर्न के हिसाब से निवेश करना शुरू किया जाए, तो आगे चलकर ये 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड बन जाता है ना हैरान करने वाली बात। लेकिन अगर यही निवेश 40 साल की उम्र तक टाल दिया जाए, तो सेम इंटरेस्ट रेट और सेम अमाउंट के बावजूद नतीजा अचानक से गिरकर सिर्फ 33 लाख रुपए रह जाता है। सच में निवेश की दुनिया में समय ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो चलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने के लिए एक आसान सा रोड मैप तैयार करते हैं। इस सफर को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, निवेश की मानसिकता को समझना। दूसरा, कैपिटल मार्केट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना। चौथा, मार्केट रिस्क मैनेजमेंट। और आखिर में पांचवा, बिना किसी डर के पेपर ट्रेडिंग के जरिए प्रैक्टिस करना। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जो है द इन्वेस्टिंग माइंडसेट, यानी निवेश के लिए एक सही नजरिया अपनाना। अब देखा जाए तो एक आम बचत करने वाले और एक शानदार निवेशक के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच और मार्केट को देखने के नजरिए में ही होता है। एक तरफ होते हैं स्पेक्यूलेटर्स, जो रोजाना की मार्केट के उतार चढ़ाव और छोटे समय के ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं। उनका फोकस सिर्फ आज और कल पर होता है। पर दूसरे तरफ होते हैं सच्चे निवेशक, या जिन्हें हम फंडामेंटल एनालिस्ट्स कहते हैं। ये लोग छोटी मोटी खबरों पर ध्यान देने की बजाय बिजनेस की लंबी अवधि के परफॉर्मेंस और उसकी मजबूती का बहुत गहन अध्ययन करते हैं। क्योंकि सच तो यही है कि लंबे समय में वेल्थ सिर्फ तभी बनती है जब कंपनी के फंडामेंटल्स वाकई मजबूत हों। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। यहाँ हम कैपिटल मार्केट्स को समझेंगे, जो असल में वेल्थ क्रिएशन का मैदान है। खैर, ये कैपिटल मार्केट्स आखिर होती क्या हैं? इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान पुल यानी ब्रिज की कल्पना करते हैं। एक ऐसा पुल जो आम लोगों की छोटी छोटी रोजाना बचत को बड़े बिजनेस आइडियाज और एंटरप्रेन्योर्स के सपनों के साथ जोड़ देता है। असल में ये ऐसी संस्थाएं और मैकेनिज्म्स हैं जो इस छोटी बचत को इकट्ठा करके बिल्कुल सही दिशा में बहने का रास्ता देते हैं। इससे होता ये है कि नए उद्यम आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमी को एक गजब की रफ्तार मिलती है। अब इस मार्केट के 2 बहुत ही मुख्य हिस्से होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है प्राइमरी मार्केट। ये वो जगह है जहां कोई कंपनी पहली बार सीधे आम जनता से नया पैसा या कैपिटल इकट्ठा करती है। फिर आता है सेकेंडरी मार्केट। जब एक बार शेयर्स इशू हो गए, तो जब वही शेयर्स निवेशकों के बीच आपस में खरीदे और बेचे जाते हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकेंडरी मार्केट में होने वाले ट्रेड से कंपनी की असल कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ता। वहां स्टॉक एक्सचेंजेस का काम बस खरीदार और बेचने वाले को आपस में मिलाना होता है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही जरूरी कदम पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डीकोड करना। मार्केट की इस गहराई में रास्ता न भटकने के लिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना बिल्कुल एक नक्शा पढ़ने जैसा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए किसी बड़ी फाइनेंस डिग्री या चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्कूल वाली आसान मैथ्स चाहिए। बस वही जोड़, घटाना, गुणा, भाग और उसके साथ थोड़ी सी कॉमन सेंस या बिजनेस सेंस। अगर सही सवाल पूछा जाए और बेसिक्स क्लियर हों, तो यही अपने आप में काफी होता है। चलिए इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एक वाटरफॉल या आबशार की तरह देखते हैं। सबसे ऊपर आती है टॉप लाइन, यानी कंपनी ने कुल मिलाकर कितनी सेल्स की। फिर हर एक रुपया धीरे धीरे नीचे गिरता है। इसमें से पहले वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट निकाले जाते हैं, जिससे मिलता है ईबिटा।
फिर उसमें से इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है, और आखिर में गवर्नमेंट को टैक्स चुकाने के बाद सबसे नीचे जो शुद्ध मुनाफा इकट्ठा होता है उसे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या PAT कहते हैं। और वाकई में यही वो असल मुनाफा है जो निवेशकों तक पहुंचना तय होता है। अब बैलेंस शीट सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लग सकती है, लेकिन सच बताएं तो इसकी पूरी बुनियाद एक बहुत ही सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन पर टिकी है, और वो है कैपिटल इक्वल्स एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसका मतलब है कि जो कुछ भी कंपनी की अपनी संपत्ति है, जिसे एसेट्स कहते हैं, अगर उसमें से सभी उधार और देनदारियां यानी लायबिलिटीज को हटा दिया जाए तो आखिर में जो बचेगा वही असल पूंजी या कैपिटल होगी। और याद रखने वाली बात यह है कि बैलेंस शीट में दोनों तरफ का हिसाब हमेशा मिलना ही चाहिए। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ रुख करते हैं, मार्केट रिस्क को मैनेज करना। जब मार्केट की बात होती है तो वहाँ रिस्क दो तरह के होते हैं। पहला होता है सिस्टमैटिक रिस्क। ये वो रिस्क है जो पूरे मार्केट या कहीं की पूरे देश की इकोनॉमी को ही प्रभावित करता है, जैसे अचानक से महंगाई बढ़ जाना या इंटरेस्ट रेट्स में उतार चढ़ाव आना। इस रिस्क को अलग अलग शेयर्स खरीदकर पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये रिस्क किसी एक कंपनी या सिर्फ एक इंडस्ट्री तक ही सीमित रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक मजबूत और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर इस अनसिस्टमैटिक रिस्क से काफ़ी आसानी से बचा जा सकता है। तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि हर निवेश के ऑप्शन का अपना एक अलग रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल होता है। जैसे एक तरफ गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स जैसी बहुत सुरक्षित चीज़ें हैं, वहाँ रिस्क लगभग ना के बराबर होता है, पर रिटर्न्स भी थोड़े कम ही मिलते हैं। पर दूसरी तरफ शेयर्स और डेरिवेटिव्स जैसी चीज़ें आती हैं, वहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और रिस्क सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वहाँ रिटर्न्स भी बेहद ऊंचे आने की संभावना बनी रहती है। सही जगह चुनना ही तो सच्चा रिस्क मैनेजमेंट है। आखिर में आते हैं पांचवें हिस्से पर, सुरक्षित प्रैक्टिस यानी बिना जोखिम वाली पेपर ट्रेडिंग। अब इन नए कॉन्सेप्ट्स को आजमाने का वक्त आता है, और आजकल इसके लिए एक से बढ़कर एक वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं, जहां एक भी असली रुपया डूबने का कोई डर ही नहीं होता। जैसे ट्रेडिंग व्यू, जो अपने एडवांस चार्टिंग टूल्स की वजह से टेक्निकल एनालिस्ट की बिल्कुल पहली पसंद है। फिर अगर डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखनी हो तो सेंसिबल का सिम्युलेटर उसके लिए एकदम परफेक्ट माना जाता है। और अगर लंबे समय का पोर्टफोलियो बनाकर मार्केट की चाल समझनी हो तो नए लोगों के लिए मनी भाई एक बहुत ही शानदार और आसान ऑप्शन है। तो बस इन सभी सीखी हुई बातों को असल प्रैक्टिस में बदलने का समय आ चुका है, जहां सिर्फ जानकारी ना हो बल्कि एक एक्टिव हिस्सेदारी भी हो। अब फंडामेंटल एनालिसिस का नक्शा भी समझ आ गया है और रिस्क मैनेजमेंट का सुरक्षा कवच भी पहन लिया गया है। तो ऐसे में आज ये सोचना बनता है कि इन वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर एक नए निवेशक का सबसे पहला रिस्क फ्री पेपर ट्रेड आखिर कौन सा होगा। यकीन मानिए, शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और मजेदार समय और कोई हो ही नहीं सकता।